अपन ईपीएस कर रहे थे, उसमें ना लास्ट लेक्चर में अपन ने राइट्स वाला चीज़ ख़त्म किया था. अच्छा, अभी वील कंटिन्यू विथ समथिंग न्यू. वील स्टार्ट विथ डाइल्यूटेड ईपीएस नाउ. ठीक है, अपन लोग ने बेसिक ईपीएस सीख लिया, उसमें जो 2-3 वेरिएशंस पॉसिबल है वो सीख लिया बाय वे ऑफ बोनस राइट्स और वो सब. नाउ वील लर्न अबाउट डाइल्यूटेड ईपीएस. ठीक है. डाइल्यूटेड ईपीएस समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ता है समथिंग कॉल्ड एज अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर. ये स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में हम लोग ने एक चीज़ डिफाइन किया था विच इज़ एन ऑर्डिनरी शेयर. ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है? मतलब इट इज़ बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, मतलब या फिर अपन लोग ने डिफाइन इस तरीके से किया था कि इट इज़ द शेयर विच हैज़ लास्ट राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स एट्सेट्रा. ठीक है. ये तू भी चश्मा क्या हो गया? हाँ, लोग इसीलिए चश्मा पहनते हैं. हाँ बराबर. बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा ना मैंने, चश्मा क्यों पहने, दिख नहीं रहा था. ओके, पोटेंशियल ऑर्डिनरी, ये दूर का ही है, दूर का ही है चश्मा. मतलब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर क्या रहता है? कुछ तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन से बैकअप करना पड़ेगा ना. दूर का है कि पास का, कुछ तो पूछता हूँ. ठीक है. सो ऑर्डिनरी शेयर मीन्स इन ऑल सिंपल टर्म्स इक्विटी शेयर कैपिटल. पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मतलब यस, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी टाइप का सिक्योरिटी या कुछ भी जो चीज़ का चांस होता है कि वो आगे जाके इक्विटी शेयर बन सकता है, दैट इज़ अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर. ठीक है. सो वी कैन डिफाइन इट एज एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी शेयर, सिक्योरिटी वगैरह. एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो भी जाने दो, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बोलता है स्टैंडर्ड, जिससे क्या होता है विच मे एंटाइटल द होल्डर. इट्स एन ऑप्शन, जरूरी नहीं है. विच मे एंटाइटल द होल्डर टू ऑर्डिनरी शेयर्स. ये चीज ईपीएस के लिए रेलेवेंट क्यों है? फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइल्यूशन. ठीक है. तो क्या होता है, अगर आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है तो आपका जो ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स बेसिकली. ठीक है. तो आपका पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का एग्जिस्टेंस फ्यूचर में मेरे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से मोस्टली कौन सी चीज़ को खराब करेगा? डिनोमिनेटर को खराब करेगा. खराब इन द सेंस कम करेगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा. एंड दिस विल रिजल्ट इन व्हाट? आपका ईपीएस कम करेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ईपीएस कम ही होएगा, विच इज़ अ बैड थिंग. सो यू वांट योर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट पहले से ही, कि भाई ऐसा नहीं कि हमने तुमको बताया नहीं कि ये जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो इसके ऊपर हाथ मारने के लिए और भी 15 लोग अगले साल आने वाले. दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्री इन्फॉर्म देम अबाउट. समझा आपको इंटेंशन डाइल्यूटेड ईपीएस का? कि अभी आपके पास एक अर्निंग्स है, अभी आप 100 लोग जो ओरिजिनल शेयर होल्डर जो आप लोग इस पे हाथ मार रहे हो, आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देयर माइट बी सम सिचुएशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके वजह से आगे वाले सालों में ये सेम प्रॉफिट के ऊपर हाथ मारने के लिए और ज़्यादा लोग आ जाएंगे. सो वी आर जस्ट प्री इन्फॉर्मिंग देम अबाउट इट कि अगर वो ज़्यादा लोग सच्ची में आ गए तो आपको फिर ये जो 10-10 रुपये पर शेयर मिल रहा था नहीं मिलेगा, लेटेस्ट से अब 7-7 रुपये पर शेयर ही मिलेगा. सो दिस इज वॉट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट व्हेन यू डिस्क्लोज अ डाइल्यूटेड ईपीएस. सो डाइल्यूशन क्या होता है? When on actual conversion of potential ordinary share, when on conversion of potential ordinary share, आप जब वो potential ordinary share को actual ordinary share अगर बना दोगे, इससे क्या हो जाएगा? The EPS will decrease. ठीक है. अनदर वे टू पुट इट इज द इंक्रीमेंटल ईपीएस
इज लेस देन बेसिक ईपीएस। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस इंक्रीमेंटल ईपीएस लेस देन बेसिक ईपीएस? एनी आइडिया व्हाट इज दिस इंक्रीमेंटल ईपीएस? इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या होता है कि लेटस से आपका कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर? कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर का अगर कन्वर्जन हम अज्यूम करें तो उससे न्यूमरेटर पे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम उसके ऊपर का टैक्स बेनिफिट भी हट जाता है, तो नेट एक इफेक्ट आता है न्यूमरेटर पे। डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका चेंज इन न्यूमरेटर which is what? Earnings divided by change in denominator, which is what? Weighted average number of shares। ये चेंज डिवाइडेड बाय चेंज सिर्फ करना है आपको। ठीक है, मतलब सेविंग्स इन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स बिकॉज ऑफ कन्वर्जन। समझ रहे हैं आपको कौन सा वाला नंबर है? तो ये सिर्फ चेंज अपॉन चेंज आप करोगे तो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल ईपीएस। ठीक है, लेटस से कि मेरा इंक्रीमेंटल ईपीएस आता है 4 रुपीज़। ठीक है, मेरा प्रॉफिट 4 रुपये से बढ़ेगा और मेरा एक शेयर बढ़ेगा, ऐसा समझ लो। तो 4 रुपीज़ का इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगा और मेरा बेसिक ईपीएस चल रहा है 5 रुपये। तो मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है? मतलब आप क्या करोगे डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन के लिए? बेसिक ईपीएस वाले अर्निंग्स से चालू करोगे, फिर उसमें क्या ऐड करोगे? मतलब कहने से यही ऐड करोगे और आप बेसिक ईपीएस वाले डिनोमिनेटर से चालू करके उसमें यही ऐड करोगे, चेंज इन डिनोमिनेटर, तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा। सो माय पॉइंट इज, अगर आपका बेसिक ईपीएस 5 है और उसमें ऐड होने वाले चीज़ों का डिवीजन 4 है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस आपका नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? मैथमेटिकली नीचे ही जाएगा। इफ़ यू आर एडिंग समथिंग हुज एवरेज इज फ्रैक्शन इज 5, उसके ऊपर आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो जिसका फ्रैक्शन 4 है, तो ऑन एन एवरेज आपका ईपीएस 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से 4 की तरफ जाएगा। इट विल बी लेटेस्ट से 4.6 आएगा, 4.4 आएगा, ऐसा कुछ आएगा आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। सो दैट इज वाई वी कैन सेफली से कि अगर आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम है, तो जब ये कम वाला इंक्रीमेंटल ईपीएस आपके बेसिक ईपीएस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, वो आपके बेसिक ईपीएस को ऑब्वियसली नीचे खींच के लाएगा। ठीक है, सो दैट इज अनदर वे टू एनालाइज कि आपके पास डाइल्यूशन है कि नहीं। और ये एनालाइज करना ज़रूरी है। क्यों ऐसा एनालाइज करना ज़रूरी है? बिकॉज आप लोग सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस ही प्रेजेंट करते हो। अगर कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर से गलती से आपका ईपीएस बढ़ रहा है, उसको इग्नोर करना होता है। ठीक है, सो वी हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड दैट ओनली डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर कंसिडर्ड। Anti-dilutive are ignored. Obviously, but still लिख लेंगे। anti-dilutive मतलब क्या? Those that increase the basic EPS. लिखा है?
ओके, फिर फाइनली डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या होएगा? कैन आई से इट इज द अर्निंग्स एज इफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वर नॉट प्रेजेंट। न्यूमरेटर में आप लोगे अर्निंग्स एज इफ पोटेंशियल ordinary shares not present, and you will divide this by again weighted average number of equity shares as if potential ordinary shares कन्वर्ट होके एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर बन गए, वैसा डिनोमिनेटर निकालने का। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर में ऐसा बोला है कि एक डिबेंचर के सामने एक शेयर मिलेगा, बट समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, कि एक बंदा अगर फर्स्ट ईयर में अपना कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो उसको 3 शेयर मिलेगा, सेकेंड ईयर में करते हैं तो उसको 2 शेयर मिलेगा। ऐसे केसेस में what should you consider? तो ऐसे when there are multiple options of conversion, you have to assume the most advantageous conversion from the holder's point of view। ठीक है, आप diluted EPS निकाल रहे हो, you are trying to give the worst figure possible, worst possible picture देने ट्राई कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे वर्स्ट क्या होगा जो आपके सामने वाले के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। मतलब आप बेसिकली अज्यूम करोगे कि वो सबसे ज़्यादा वाला शेयर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, बिकॉज इफ द मोस्ट नंबर ऑफ शेयर्स आर कन्वर्टेड देन आपका डिनोमिनेटर उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आपका ईपीएस उतना नीचे जाएगा। ठीक है, सो इफ मल्टीपल कन्वर्जन ऑप्शंस आर अवेलेबल, if multiple conversion options are available, आप क्या करोगे? You will assume the most advantageous option, but किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट थिंग, व्हेन टू इंक्लूड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इन डिनोमिनेटर। मतलब आप डिनोमिनेटर में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कौन से टाइम से कंसिडर कर सकते हो। सो एक तो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मान लेने का कि कन्वर्ट हो ही जाएगा। सो फ्रॉम एक तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कुछ नहीं दिया है तो मतलब यू विल अज्यूम कि जैसे ही मेरा साल शुरू हुआ मैं वर्स्ट केस अज्यूम कर लूँगा कि वो कन्वर्ट हो ही चुका है, या फिर आपका जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो ही अगर साल चालू होने के 3 महीने बाद आया है तो सी इफ यू आर फॉलोइंग अ कैलेंडर ईयर, 1 जन से आपका साल चालू हुआ, 1 अप्रैल को ही आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया। ऐसे केसेस में इवन इन योर वर्स्ट केस अजम्पशन, क्या आपके पास वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की जगह उसके कन्वर्टेड शेयर्स 1 जन को हो सकते थे? कैसे तो भी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो वर्स्ट केस अजम्पशन में भी वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट होके शेयर्स को कौन से दिन पे बन सकता है? 1 अप्रैल से ही बन सकता है। तो ऐसे केसेस में यू विल आइदर कंसिडर इट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और द डेट ऑफ इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जब से पैदा हुआ। I can safely write whichever is later। बराबर। अच्छा, और कब तक इंक्लूड करने का डाइल्यूटेड ईपीएस में? जब तक
हाँ, अगर वो एक्चुअल कन्वर्ट हो गया तो आपके बेसिक ईपीएस के डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो, तो फिर वापस से डाइल्यूटेड ईपीएस के डिनोमिनेटर की लेने की जरूरत नहीं है आपके. सो अगेन टू द डेट ऑफ एंड ऑफ पीरियड, ऑब्वियसली अगर कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो लास्ट तक खींच के लेके जाओ, और डेट व्हेन एक्चुअली कन्वर्टेड, इसमें कौन सा लिखूं मैं, विच एवर इज whichever is earlier. चलो लिखा. We'll do some illustrations now on diluted EPS. Illustration 7 पे आ जाओ. Okay, entity A has in issue 25,000 4% debentures with nominal value of ₹1. The debentures are convertible to shares at 1:1 at any time until 20x9. The entity's management receives a bonus based on 1% of profit before tax. Entity A's results for X2 showed profit before tax of 80,000 and profit after tax of 64,000. For simplicity, tax rate of 20% is assumed. Calculate earnings for the purpose of diluted EPS. करो ट्राई खुद से. यू हैव टू अज्यूम कि वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कभी रहा ही नहीं होगा, तो क्या हुआ होगा. $81,800. एक सेकंड ना, बस निकाल ही रहे. सिक्स फाइव फोर फोर सिक्स है क्या? नहीं 65446 नहीं, रुको.
एलसी के बिना नहीं होगा। $64,792 आ रहा है मेरे को। $64,792 आना चाहिए। क्या? 800 रुपये बस। 64 अच्छा, देखते एक बार कैसे आएगा। सी व्हाट यूल डू इज, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस। एक तो ऐसा है कि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 64,000 से ट्राई करो सॉल्व करने इंक्रीमेंटल बेसिस पे। इंक्रीमेंटल बेसिस मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट सेविंग्स होगा तो इतना ऐड हो जाएगा, बट उस पर फिर टैक्स लगेगा 20%। फिर वो मेरा क्या है, वो मैनेजर का कमीशन इतना और देना पड़ेगा फिर, बट उस पर टैक्स लगेगा। एक आप वो अप्रोच से कर सकते हो। या फिर देर इज़ एन अप्रोच आई प्रीफर कि आप एकदम सब कुछ ऐड बैक करके एकदम जितना पीछे वाले प्रॉफिट पे जा सकते हो जाओ, और फिर उसके बाद सिर्फ जो वापस से माइनस करना है उतना ही माइनस करो। फॉर एग्जाम्पल अभी इलस्ट्रेशन 7 में you have a profit before tax of 60, अरे profit after tax of 64,000। ठीक है, अपने को इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, जितना पीछे जा सकते जाओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 80,000। ठीक है, ये 80,000 में सबसे पहले क्या माइनस होके 80,000 आया रहेगा? सेकेंड लास्ट क्या रहेगा, मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं, इन लोग ने लास्ट में मैनेजर वाला वो 1% बोनस माइनस किया रहेगा। ठीक है, वो लास्ट में बोनस माइनस किया रहेगा सब खर्चों के बाद। अच्छा, व्हाट इज द बोनस परसेंटेज? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनका नेट प्रॉफिट 100 रहा रहेगा तो इन्होंने 1 रुपी बोनस दिया रहेगा, तो दैट मीन्स ये जो 80,000 बचा ये 99 रहा रहेगा, बराबर। सो आपका प्रॉफिट बिफोर बोनस विल बी 80,000 into 100 by 99। समझा आपको ये? इफ दे वुड हैव गिवन अ बोनस ऑफ 1 रुपीज ऑन 100, मतलब जो नेट प्रॉफिट बचा है वो 99 रहा रहेगा, तो फिर उसके पहले ये कितना आता है? ठीक है, अब इसके भी पहले और क्या हुआ रहेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक हुआ रहेगा। कितना आता है वो? 25,000 रुपये इंटू 4%, 1,000 रुपये। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बोनस कितना है? 81,808, बराबर। सब कुछ हटा लिया जितना हटा सकते थे अपन। हाँ, अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, बराबर। अभी यहां से आप चालू करो। अब एज इफ डिबेंचर है ही नहीं, तो अब अगला क्या होगा? अब बोनस माइनस करेंगे डायरेक्टली, इंटरेस्ट तो है ही नहीं ऐसा मान लेंगे अपन, तो -1% बोनस, इसका ही 1% लोगे, कितना होगा? 818 होगा, 0.08 वगैरह। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है? 0.08 चाहिए तो जाने दो ना, ऐसे मतलब 80,990। ठीक है, आई थिंक वो 0.08 वैसे भी एलिमिनेट होगा, आपको 81,808.0808 ही आ रहा होगा वो। ठीक है, तो 80,990 माइनस 20% टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आता है? एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है,
डन राइटिंग? चलो, we'll do illustration 8. ABC Limited has 10 lakh rupees one ordinary shares and 1000 rupees 110% convertible bonds issued at par, each convertible into 20 shares on demand, all of which have been in issue for whole of the reporting period. ABC's share price is 4.5 and earnings are 5 lakh. Tax rate is 21%. Calculate basic EPS, earnings per incremental share for convertible bonds and diluted. Ignore the requirements of finance. आप वैसे भी कर ही रहे थे, ठीक है. So we'll just have to calculate basic, incremental, diluted. बेसिक EPS कभी भूल नहीं जाने का. अपन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते कि अरे वो सब में क्या करने का है. पहले हाथ का 2 मार्क लेने का. बेसिक EPS कैसे निकालोगे? एकदम ही टाइम पास है. बेसिक EPS हाउ मच विल इट बी? आपका, हाँ, आपका 5 लाख का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10 लाख का दिस वन अर्निंग्स. अरे हाँ, वेन्स, कुछ वेन्स मतलब कुछ है ही नहीं नंबर ऑफ शेयर्स में मूवमेंट, तो वही वेन्स है आपका 10 लाख. तो अर्निंग्स बाय वेन्स 5 lakh by 10 lakh, which will be 0.5. Okay, now we have to calculate incremental EPS. बताओ मेरे को, incremental EPS कैलकुलेट करके बताओ. चेंज इन नेट प्रॉफिट अपन चेंज इन डिनोमिनेटर. दस हजार नहीं, अरे नहीं वैसा नहीं, 10,000 बराबर है, बट सिर्फ 10,000 पे. हाँ 7,900 टैक्स. अरे 21% टैक्स, तो 7,900 आपका प्रॉफिट का इम्पैक्ट होएगा. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज, आप इंटरेस्ट कितना बचाओगे? यू हैव 10,000 इंटू 100 के आपके बॉन्ड्स है, ये होता है 1 लाख रुपीज़. इस पे 10% आपका इंटरेस्ट है. बट ये जो पूरा चीज़ है इसमें आप -21%, आप टैक्स सेविंग्स, टैक्स भी लगेगा आपको अगर आपका इंटरेस्ट बचेगा तो. ये है आपका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 20 into 1000. आप, हाँ, आपका 1000 डिवेंचर एक एक 20 शेयर में कन्वर्ट होगा. तो यू हैव व्हाट, न्यूमरेटर में 7,900 डिवाइडेड बाय 20,000 which is 0.395. Is the EPS dilutive? Yes. Why? Because incremental is less than basic. तो आप अभी obviously आप नोट करोगे, आप diluted के लिए जब बेसिक EPS के फिगर्स में 5 लाख पे 7,900 ऐड करोगे और 10 लाख पे 20,000 ऐड करोगे, तो आपका नेट इफेक्ट एवरेज नीचे ही जाएगा, 0.5 से नीचे की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स 0.395. कितना आता है?
498 लिख देते, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ सब्सटेंशियल रिडक्शन बिकॉज आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काफ़ी छोटे नंबर्स है कंपेयर टू बेसिक ईपीएस, बट देयर विल बी अ रिडक्शन। दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस। लिखा? चलो इलस्ट्रेशन 9। On 30th June, the issued share capital of entity consisted of 15 lakh shares of one each. On 1st October, अच्छा ये 30th जून दिया है, आपको बाद में समझेगा, ये 30th जून ईयर एंडेड का क्वेश्चन है, थोड़ा वियर्ड है बट ऐसा ही है वो। On 1st October, entity issued 12 lakh rupees 12 lakh 50, number of debentures नहीं है, rupees 12 lakh 50 8% convertible loan stock for cash at par. लोन स्टॉक इज बेसिकली समथिंग लाइक डिबेंचर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अपने को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईच ₹100 ऑफ लोन स्टॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एज बिलो। अगर आपने वही 2006 के अंदर कन्वर्ट किया तो 135 शेयर मिलेगा, 7 में कन्वर्ट किया तो 130 एंड सो ऑन। अपन कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सबसे बुरा, सबसे एडवांटेजेस फ्रॉम सामने वाला, वो क्या है? 135। वी विल अज्यूम द वर्स्ट कन्वर्जन कि सबसे ज़्यादा शेयर अपने से लेके जाएगा, ठीक है। तो 135, बाकी ऑप्शंस आप भूल जाओ। आगे, इफ लोन स्टॉक आर नॉट कन्वर्टेड दे विल बी रिडीम्ड एट पार। ये तो अपन अज्यूम करेंगे ही नहीं, तो बिल्कुल ही अपने हिसाब से पॉजिटिव हो गया। द रिटेन इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन, रिटेन इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन इज नथिंग बट द लोन स्टॉक इज अकाउंटेड फॉर एज डेरिवेटिव लाइबिलिटी एंड मार्क टू मार्केट थ्रू पीएनएल। आपको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अगले लाइन से फर्क पड़ता है। The change in option fair value in X2 and X3 was 2500 and 2650। ये क्या है? ये जो लोन स्टॉक है इसके अंदर एक कन्वर्जन ऑप्शन है, तो उसके वजह से लोन स्टॉक, अदरवाइज आपका जो डिबेंचर है उसका कोई फेयर वैल्यू नहीं होता है, मतलब बुक वैल्यू फेयर वैल्यू सेम होता है। क्यों? बिकॉज आपने 12,50,000 बोरो किया, आपको 12,50,000 लौटाना है। आप सोचो ना, आपसे कोई डिबेंचर 13 लाख में क्यों खरीदेगा? देयर इज नो ट्रेडेबिलिटी ऑफ दिस डिबेंचर, वो एकदम नॉर्मल फेस वैल्यू पे रहना चाहिए। लेकिन सिंस उसमें कन्वर्जन ऑप्शंस है एंड वो कन्वर्ट होके शेयर बन सकता है, और शेयर का वैल्यू फ्लक्चुएट होता है। नाउ कैन आई से, नाउ पीपल विल वांट टू परचेज दिस डिबेंचर एट महंगा और सस्ता, एज द केस में भी अब एक वेरिएबिलिटी आ गया है। तो बेसिकली ये डिबेंचर्स का भी जो मार्केट वैल्यू है ये चेंज होता रहता है, एंड आपका कंपनी इस डिबेंचर को मार्क टू मार्केट पे रिकॉर्ड करता है। मतलब क्या करते हैं ये लोग इस डिबेंचर के साथ हर साल? प्रॉफिट लॉस मार्केट, बेसिकली वो लोग आपके इस डिबेंचर को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं हर साल, और उनको गेन लॉस आता रहता है। और इन्होंने क्या दिया है कि 2 साल में 2 लॉस हुआ है, 2500 और 2650 का। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम दिस लॉसेज। अच्छा, मतलब ये वाला जो लॉस है ये इनकम टैक्स के हिसाब से कोई खर्चा नहीं होता है, दिस इज सम नोशनल फेयर वैल्यू लॉस जो इंड एज का टाइम पास है, ठीक है। द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू मूवमेंट एंड टैक्स, एकदम बिफोर वाला प्रॉफिट फॉर 30th June X2 and X3 is 8,25,000 and 8,95,000 and relate wholly to continuing operations, वो ठीक है। The tax rate for both periods is 33%. Calculate basic and diluted EPS। निकालो बेसिक EPS, निकालो पहले। आपको बेसिक EPS में अर्निंग्स में ही मेहनत है।
चलो निकाला क्या अर्निंग्स या फिर बेसिक ईपीएस कहीं तक भी पहुँचे? चलो अर्निंग्स बताओ पहले, बाकी डिनोमिनेटर तो टाइम पास ही है। 4,85,750 एंड 7,50,000। 4,85,750 ओके, यही आता है सबको, अलग आता है? ये कुछ तो निकालो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अर्निंग्स हो जाएगा आराम से। अगर हाँ टैक्स इफेक्ट नहीं है मतलब लॉसेस रिड्यूस ही नहीं होंगे। नहीं, आपका लॉस तो है लेकिन उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स तो पूरे 825 नहीं 25 पे ही है क्योंकि पैक्ट नहीं उसमें से ये तो कम कर सकता है ना तू, इंटरेस्ट। फाइव लाख 2,500 और नहीं, 2 साल का है ना प्रॉफिट। ये कौन से साल का है? हाँ, X2 वाला। X2 का है 485,750 पैक्ट ये आपको ये आया था ना? और X3 का है 532,650। ठीक है, एक बार मैं करूँ कैसे करने का? इंटरेस्ट मंथली करना पड़ेगा या पूरा 12 मंथ्स का नहीं आएगा? मंथली करना पड़ेगा, जिस साल में इशू किया है उस साल में। तो सिर्फ 9 मंथ का हम्म कंसिडर करें। हम्म X2 X3 ठीक है। आपका अर्निंग्स है X2 का 825 एंड 895। ठीक है, पहले तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट इज 12,50,000 इंटू 8 तक का। हाउएवर इस साल में 9 महीने के लिए आएगा, इस साल में पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। बिकॉज इस साल में जून के बाद वो 1 अक्टूबर को ही वो लोन स्टॉक आया है। ठीक है, सो 12,50 इंटू 8 125 इंटू 8 2,70 1 लाख आएगा। और मतलब पूरा इंटरेस्ट लेंगे तो 1 लाख आएगा बराबर। तो इधर आएगा 1 लाख और इधर 9 मंथ्स है तो 75,000 बराबर। अच्छा, देन यू हैव सम फेयर वैल्यू लॉसेस, उसके बारे में क्या दिया हुआ है? क्या? हाँ, तो फिर ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब वो आफ्टर टैक्स जो रहेगा उधर ही माइनस। हाँ, मतलब या तो आप बिफोर टैक्स माइनस करो और टैक्स निकलने के टाइम उसको कंसिडर मत करो, या तो आफ्टर टैक्स माइनस करो। ठीक है, तो मैं फेयर वैल्यू लॉसेस अभी इधर ऑर्डर में माइनस तो कर देता हूँ। 2,500 एंड 2,650। द फैक्ट दैट यू विल नॉट गेट टैक्स बेनिफिट ऑन द सेम डज नॉट मीन कि ये खर्चा नहीं है आपके लिए, आपका अर्निंग्स कम करेगा ये वाला लॉस। ठीक है, खाली आप यहाँ पे जब आप
टैक्स के लिए माइनस करोगे तो यू विल कैलकुलेट टैक्स एज 30, कितना दिया इसमें लोगों ने, 33% इनटू अर्निंग्स माइनस इंटरेस्ट ओनली। आप टैक्स ऐसा निकालोगे, समझा आपको, खाली फायर वैल्यू लॉस माइनस नहीं करने का। तो फॉर एग्जांपल 20x2 का टैक्स कितना आएगा, 8,25,000 माइनस 75, 7,50,000 इंटू 33% आएगा। कितना होता है वो, 7,50,000 इंटू 33%, 247। और इस वाले का 895, मतलब 795 पे 262, 350। भी ये सब जो ब्रैकेट में दिखा है ये सब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर है। कितना है, 5 lakhs। और इधर 5,30,000। ठीक है, ऐसा निकालने का अपने को अर्निंग्स। यू विल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो कांस्टेंट ही है दोनों साल में, 15 लाख। एंड यू विल गेट बेसिक ईपीएस ऑफ 1/3 ये तो 0.33 एंड ये कितना आता है 0.35। लिखा है नो यू कैलकुलेटेड बेसिक ईपीएस। ठीक है, इन्होंने अपने को ऑब्वियसली डाइल्यूटेड भी पूछा ही है। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए इन्होंने पूछा है तो आप या तो ऑफकोर्स डायरेक्टली निकालना चालू कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ दैट द करेक्ट थिंग टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट टेस्ट फॉर डाइल्यूशन। ठीक है, ऐसे अभी ये सब में एक्चुअली चलेगा, इन्होंने बोला है डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, मतलब डाइल्यूट होता ही होगा ईपीएस। However, the correct procedure is that you should actually calculate, you should actually test whether there is dilution। ये टेस्ट कैसे किया जाएगा, इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल के। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं, क्यों, बिकॉज आपने इंक्रीमेंटल ईपीएस एक बार निकाल लिया तो फिर डाइल्यूटेड बहुत इजी हो जाता है, आपको बेसिक में खाली इंक्रीमेंटल ऐड करने का है। ठीक है, तो आइदर वी कैन डू दैट, बट मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने जाते हो तो भी चलता है, क्वेश्चन ने आपको एनी हाउ मांगा ही है डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो अभी ये वाले क्वेश्चन में अगर मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने जाऊं तो मेरा अर्निंग्स कैसे रहेगा, मतलब व्हाट विल चेंज विथ माय अर्निंग्स, इंटरेस्ट चला जाएगा और हाँ वो ठीक है, उस पर टैक्स इम्पैक्ट आएगा। फिर फेयर वैल्यू लॉस भी नहीं होगा, अगर आपके पास वो डिवेंचर नहीं है तो उसके हिसाब से फेयर वैल्यू लॉस भी नहीं होगा आपको। तो बेसिकली आपके पास सिर्फ वो डायरेक्टली ये वाला अर्निंग्स ही बचेगा। तो अगर मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने जाऊं ठीक है, तो मेरा अर्निंग्स जो है वो कहना इसे डायरेक्टली 8,25,000 एंड 8,95,000 बन जाएगा, बिकॉज ना इंटरेस्ट कम होगा ना ये चीज़ कम होगा आपका फेयर वैल्यू लॉस। तो डायरेक्टली देयर विल बी टैक्स ऑफ 33% एंड देयर विल बी अर्निंग्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस, बात ही खत्म हो जाएगा। बोलो अर्निंग्स फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आएगा, बराबर। वेन्स थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपका
बेसिक शेयर्स तो है ही 15 लाख के। उसके बाद आपके कन्वर्टेड स्टॉक आएगा। वो क्या टर्म्स दिए है, पहली बात 135 अज्यूम करेंगे अपन, बराबर। और वो 135 भी कैसे अज्यूम करेंगे, मतलब कैसे दिया है उन्होंने, फॉर एवरी ₹100 आप 135, तो मतलब 12,50,000 का इतना शेयर्स मिलेगा आपको। कितना होता है, 1687,500 है क्या? ठीक है, तो 1687,500 है, लेकिन पहले वाले साल में कहना इसे ये लोन स्टॉक ही अक्टूबर में आया, तो इधर वो 9 महीने के लिए भी आएगा। इवन इफ यू अज्यूम द बेस्ट वर्स्ट केस कन्वर्जन, ये जो कन्वर्टेबल लोन स्टॉक था यही आपके पास पहले वाले साल में पूरा 12 महीने नहीं था। तो अगर आप अज्यूम भी कर लो कि वो आते ही शेयर बन गया, तो भी वो शेयर 9 महीने के लिए बन सकता था, बराबर। तो इंटू 9/12 करो पहले वाले साल के हिसाब से। कितना 12 now you can add both and you will get denominator for diluted EPS, which is how much, ये हो गया 27, 65, 625, 31, 87, 500. What is diluted EPS? कौन सा साल का? 0.199, ओके। और 0.188। ओके, तो ये 9 मंथ्स का होगा ना EPS? नहीं EPS 9 मंथ्स का नहीं होगा, EPS 12 महीने का ही है। उसमें शेयर ही 9 महीना नहीं था तेरे पास, 3 महीना नहीं था तेरे पास। मेरा न्यूमरेटर 12 महीने का ही है ना। ठीक है, विल कम टू टेस्ट योर नॉलेज। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ पीछे। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करना है अभी अपने को। सेकेंड और थर्ड खुद से करो चालू, दोनों डाइल्यूटेड EPS के समझे। नहीं थर्ड नहीं ना, सेकेंड और फोर्थ ही, थर्ड नहीं। सेकेंड तो करो, सेकेंड करना ही है।
एसी बंद करो ना थोड़ी देर. सर ये ऐसे समझना है कि 3 मंथ्स बाद कन्वर्ट हो गया. 3 मंथ्स बाद वो पोटेंशियल से एक्चुअल बन गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं, उसमें से सिर्फ 25,000 है. बट डाइल्यूटेड के लिए तो हम पूरा ही एज्यूम करते हैं ना कि पूरा 1 लाख वर्थ कन्वर्ट करना है. हाँ, बट ऐसा समझ कि डाइल्यूटेड में तेरा पूरा 1 लाख तो अज्यूम करेगा कन्वर्ट हो गया है, बट 3 महीने बाद एक्चुअली उसमें से 25,000 पहले ही कन्वर्ट हो चुका है. हाँ. तो दैट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ बेसिक ईपीएस. तो फिर जब हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर मंथली करना पड़ेगा ना वो जो कन्वर्ट हुआ उसका. इनटू वॉट एवर वो बाय वॉट एवर. कंसिडर नहीं करेंगे ना कि पूरे साल का है 12 मंथ्स नहीं, का. आप लोग क्या कंसिडर करोगे कि पहले 3 महीने कुछ नहीं था, फिर बाकी शायद 9 महीने 25,000 इंटू 120/100 इंटू 9/12, वो जो भी होते हैं. ठीक. बेसिक ईपीएस आया कितना? 0.196. 0.196 आ रहेगा. सर इसमें दो चीज़ नहीं समझ रहा है.
एक तो शेयर 1 जनवरी शेयर इन इशू, मतलब मैं तो ऐसे समझा कि 1 जन को ही 10 लाख शेयर इशू किया, तो मैं तो वैसे समझेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इट एक्चुअली मीन्स कि वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स है, वो पहले से ही था। अच्छा उनको ये कैलेंडर ईयर क्या? हाँ कैलेंडर ईयर। अच्छा प्रॉफिट 2021 मैं 31 मार्च समझ बेसिक कितना था 0.1955। क्या लिखा है? इग्नोर द नेट डिस्प्ले टॉगल। इग्नोर करने बोला तो भी कर ही ले। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिलीटेड है। वो लाइन ये चैप्टर में सब जगह पे डालेंगे वो लोग, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस चैप्टर विदाउट नोइंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अपन बहुत इंडेज इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। आपको फेयर वैल्यू लॉस वाला याद है? उस पर टैक्स नहीं लगता है ऐसा बोला है ना, तो अपन ने उसको टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए उसको माइनस किया, मतलब उसको वो लॉस को माइनस नहीं किया अपन ने। दैट मीन्स वी हैड अ हायर टैक्स और लोअर टैक्स। Higher tax, that should ideally, we should ideally have at least thought about creating a DTA also, बट अपन EPS चैप्टर इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं ऐसा। जनरली अपन ऐसा हर इंडेज के साथ करते हैं, अज्यूमिंग कि वो टेम्पररी फर्क है, उस पर DTA आना चाहिए फिर वो फेयर वैल्यू लॉस पे। उससे पहले इसका कितना लेक्चर है? EPS का 2, 1.5 एक्चुअली, एक पिछला लेक्चर, उसके पहले हाफ, आधा दिन पड़ा है। 52 मिनट्स। एक ही घंटा, मतलब सेकेंड हाफ था। तू देख क्या है? फर्स्ट देख के आया, सेकंड की वो ड्राइव पे डाला ना, उसमें देख लो। टाइम ही नहीं मिला। झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी सीधा वीकेंड। क्या हो गया वापस ऑफिस? निकालो डाइल्यूटेड भी निकालो। ये बेसिक आया 0.196 वगैरह, डाइल्यूटेड में आपका पूरा मेहनत डिनोमिनेटर पे ही है। वो मैंने एक फ्रॉम टू करके लिखवाया ना आपको, इसे मतलब उस बेसिस पे आएगा आपका डिनोमिनेटर में। दो lakhs 2 lakhs after intershare है क्या? क्या? प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर है कि बिफोर? आफ्टर ही पकड़ो। तो हमको सिर्फ 75,000 पे जो 5% आफ्टर इंटरेस्ट ही है पकड़ा। वही, 75,000 वर्थ डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट आता है वही हमको ऐड बैक करना है, क्योंकि 25,000 तो ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, तो 2 लाख में। बट फॉर 9 मंथ्स ऑल्सो, हाँ। मतलब वो कंसिडर करना पड़ेगा। 75 पे तो
हाँ 75 है पूरा। तो फिर जो कन्वर्ट किया उसका भी इंडेक्स सेट करना है। 3 महीने हाँ उतना, मतलब उसका सिर्फ 3 महीने का ही एडबैक होएगा, क्यों लेकिन फिर उसके बाद तो सच्ची में कन्वर्ट हो गया ना। अरे 2 lakhs वाला जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर वर्ड का मतलब होता है इट इज़ प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर अपन शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखते हैं। इंटरेस्ट टैक्स सबके बाद में है। एक बार सॉल्व करें साथ में कि रुको थोड़ा। दो कितना था डाइल्यूटेड? 0.182 58 182। हाँ पॉइंट मांगे। चलो एक बार करते हैं सॉल्व साथ में। ओके सबसे पहले विल कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। ठीक है, बेसिक ईपीएस के लिए यू हैव न्यूमरेटर में प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs, इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में व्हाट ऑल डू यू हैव? यू हैव 10 लाख शेयर्स, जो मतलब जिसका अगेन कुछ सीन नहीं है, इंटू 12/12 है बेसिकली वो, प्लस आपके 1 लाख के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में से 31 मार्च को 25,000 बॉन्ड्स एक्चुअली शेयर्स बन गए। सो दीज आर रियल शेयर्स इन द ईयर अप टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000। तो आपका जो 25,000 रुपये के बॉन्ड्स है वो हर 100 रुपये का 120 शेयर बनेगा। तो पहले तो ये करेंगे अपन, एंड उसके बाद ये आया भी सिर्फ मार्च में ही, तो ये रहेगा भी 9 महीने के लिए। सो दिस शुड बी द
बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला ये बराबर है। तो इससे कितना आता है बेसिक ईपीएस 0.196 बोला था ना, ठीक है, ये हो गया बेसिक ईपीएस। नाउ अबाउट डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में सबसे पहले अर्निंग्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यू हैव 2 lakhs का प्रॉफिट, ठीक है, इसमें आप इंटरेस्ट ऐड बैक करोगे, बट आपके पास आप ऐसा समझो एज इफ 2 टाइप के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है, एक 75,000 वाला है, 25,000 वाला। जो 75,000 वाला है वो कभी कन्वर्ट होके एक्चुअल बना के साल में नहीं, वो तो जेन्युइनली स्टार्टिंग टू एंड तक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ही था। तो ये 75,000 वाले पार्ट पे कहने से पूरा इंटरेस्ट ऐड बैक होएगा। 75,000 वाले पार्ट पे कितना इंटरेस्ट होएगा, 3750 किधर 5% है ना, इंटू 5%, और उसमें भी टैक्स रेट मतलब इंटू 1 माइनस टैक्स भी करना पड़ेगा अपने को। तो अपने को 75,000 इंटू 5% इंटू 1 माइनस 0.3 ऐसा करेंगे तो अपने को 75,000 के ऊपर का इंटरेस्ट ऐड बैक कर चुके अपन। वैसे ही 25,000 पे भी 5%, उस पे भी 1 माइनस टैक्स, लेकिन क्या फ़र्क आएगा। 3 महीने हाँ, ये वाला चीज़ 3 महीने के लिए ही था आपके पास, बराबर। क्यों, 3rd मंथ होने के बाद उस पर ऐड बैक करने के लिए वो बेसिक में भी वो इंटरेस्ट अपन ने लिया नहीं था, मतलब द इंटरेस्ट हैज इटसेल्फ एक्चुअली स्टॉप्ड, आपको ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है नोशनली, बराबर। 3 महीने के बाद तो कन्वर्ट ही होकर ख़त्म हो गया। तो ये हो गया आपका अर्निंग्स वाला पार्ट समझा आपको। 25,000 पे क्यों 3 महीने ऐड बैक किया समझा ना आपको, बिकॉज उसके बाद सच्ची में इंटरेस्ट लगा ही नहीं अपने को कि अपने को ऐड बैक करने की ज़रूरत है। वेन्स के लिए आई अगेन स्टार्ट विथ कितना था 10, अच्छा उसका वेन्स कितना आ रहा था वैसे 10 लाख, ऊपर वाले का बेसिक का वेन्स कितना आता है, 10,22,500 तो दैट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट 10,22,500, ठीक है। ये वाले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा एटसेट्रा। वापस मेरे 75,000 जितने जो बॉन्ड्स है ये तो सच्ची में स्टार्टिंग टू एंड पोटेंशियल ही थे, तो इसको मैं स्टार्टिंग टू एंड पोटेंशियल की जगह एक्चुअल बना दूंगा। कैसे एक्चुअल बनेंगे, इंटू 120/100, ऐसा करने से एक्चुअल बन जाएंगे, बराबर। और 25,000 को मैं कब एक्चुअल बनाऊंगा, जब वो पोटेंशियल था उस टाइम के लिए मैं उसको एक्चुअल बना दूंगा। बट वो पोटेंशियल सिर्फ कितने टाइम के लिए था, 3 महीने के लिए, तो आप उसको पोटेंशियल की जगह एक्चुअल 3 महीने के लिए ही बना सकते हो। अरे बाकी 9 महीने का क्या, बाकी 9 महीने के लिए तो वो एक्चुअली ऊपर इंक्लूडेड हो गया है, मतलब ये 10,22,500 में से जो 22,500 है वही उसका वो बचा हुआ 9 महीना है, बराबर। सो वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही इधर अज्यूम्ड वे में एड बैक होएगा। सो दिस विल बी वेन्स। सो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस इस हिसाब से कितना आता है, वॉट डिवाइडेड बाय वॉट, या फिर ठीक है आंसर डायरेक्टली तो भी ठीक है।
तो अगर रेंज पे हम लोग वो 10 लाख से शुरू करते हैं ओपनिंग, तो फिर वो 25,000 को भी हम लोग पूरा 12 महीने वही दीजिएगा। ठीक है, वो इसके जगह वेन्स में 1 लाख इंटू 120/100 किया तो चलेगा? 1 लाख इंटू 120/100 क्यों मतलब करूँगा? 75 और 25 अलग अलग नहीं किया, 1 लाख पूरे साल के लिए। बट फिर आपको 10 लाख से चालू करना पड़ेगा ना। हाँ 10 लाख है ही, और बट दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट बिकॉज आपका डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला इज आपका बेसिक ईपीएस का वेन्स प्लस द इफेक्ट ऑफ अज्यूम्ड कन्वर्जन, और अज्यूम्ड कन्वर्जन सिर्फ ये वाला पार्ट है। मतलब 1 लाख पूरा मेरा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं था कि मैं 1 लाख पे पूरा कन्वर्जन अज्यूम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 75,000 पे पूरा कन्वर्जन अज्यूम कर रहा हूँ, और मैं 25,000 पे कन्वर्जन 3 महीने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ। तो अपने को एक्चुअली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ये। समझा ये? टीवाई के 4 ऑल्सो एक्चुअली यू कैन सॉल्व, बट आई थिंक मेनी ऑफ यू आर नॉट देयर जब मैं राइट शेयर्स का सीखा रहा था ना। राइट शेयर्स वाले टाइम पे नहीं थे ना थोड़े लोग, बिकॉज फोर्थ वाला एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है, राइट शेयर्स के ऊपर है, वो रह गया था करने को कल। करने का फोर्थ वाला नॉर्मल सा समय, वो राइट शेयर्स में बोनस एलिमेंट होता है वैसे सब समय है। ठीक है, फोर्थ वाला करो। इफ़ यू डोंट रिकलेक्ट और इफ़ यू आर नॉट देयर इन प्रीवियस लेक्चर, थोड़ा रुक जाओ, मैं जब भी सॉल्यूशन बताएगा तभी साथ में करते हैं। इंटर वगैरह से याद है तो ट्राई करो। तो थियोरेटिकल वो एक्स राइट प्राइस और 3 साल है इसमें। आपका डेट ऑफ राइट्स आपको 1 मार्च मानना पड़ेगा। 1 जन अनाउंसमेंट किया, लास्ट डेट इज 1 मार्च, तो आप मानो 1 मार्च को उसने राइट शेयर्स इशू किया रहेगा।
निकाला क्या? करें एक बार साथ में। क्या करेंगे अपन TY के 4 में? यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट थियोरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस। ठीक है, ये तुम लोग एटलीस्ट लिख लो साथ में अभी। थियोरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस ये कैसे निकालते हैं अपन? ये एवरेज प्राइस होता है आपका। फेयर वैल्यू जस्ट बिफोर राइट्स इज 11 और आप एक शेयर दे रहे हो 5 शेयर के लिए, तो आपको 11 रुपये पे 5 शेयर खरीदना पड़ेगा सो दैट आपको एक शेयर मिले 5 रुपये में, बराबर ना? एंड इस तरीके से आपको इतने रुपए में 6 शेयर मिलेंगे। सो व्हाट इज दिस एवरेज प्राइस? 10। ओके, सो 10 रुपीज इज योर थियोरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस। तो आपका राइट्स फैक्टर कितना है, आप उनको कितना बेनिफिट दे रहे हो? इट विल बी 11/10, 1.1। आप पूरा 0.1 का बेनिफिट दे रहे हो उनको। देयरफॉर आपका बोनस एलिमेंट कितना होगा? इट विल बी एग्जिस्टिंग शेयर्स 500 इंटू 0.1, कितना? 50 इज योर बोनस एलिमेंट। ओके, नाउ we'll calculate EPS। साल ईयर पे ईयर निकालते अपन। पहले सबसे पहले 20x0 का 20x0 में राइट्स इशू किया था क्या आपने? नहीं, बट कहना ही से बोनस एलिमेंट को मैं मानूंगा कि ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है, ऐसा अपन राइट्स में पकड़ते हैं। तो आपका 20x0 में प्रॉफिट कितना था? 1100। उसमें आपका डिनोमिनेटर होने वाला था 500, बट अब कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा, बराबर। तो ये कितना होगा? 1100/550, तो 2 का EPS हो गया ना, 2.00। चलो अब आते हैं 20x1 पे, जब एक्चुअली राइट्स इशू किया गया है। 20x1 का प्रॉफिट है 1500। ठीक है, 1500 में अगेन 500 शेयर पूरा टाइम था। आप तो बोलोगे 50 शेयर भी पूरे टाइम ही था। उसके बाद आप राइट्स में एक्चुअली शेयर्स कितना इशू कर रहे हो? 1 for 5, मतलब 500 के सामने 100 शेयर्स इशू कर रहे हो आप। अच्छा, 500 के सामने 100 शेयर्स इशू कर रहे हो आप। तो 500 में से 100 शेयर्स में से 50 को बोनस एलिमेंट मान रहे हो, मतलब 50 को फ्रेश इशू मान रहे हो आप। तो जो बचा हुआ 50 शेयर्स है, ये कितने टाइम था एक्चुअल शेयर्स? 10/12, बराबर। आप लोग ने 1 मार्च को इशू किया, तो ये कितना होता है?
2.535 5 8 535 बोला ना आपने, हाँ। वैसे ही अब 20x2 की मैं बात करूँ तो अब तो राइट्स इशू होके भी जमाना हो गया, तो आपका 500 भी पूरे साल था, 50 का बोनस भी पूरे साल था, 50 का फ्रेश इशू भी पूरे साल था, बराबर। सो हाउ मच इज दिस नाउ? एक सेकंड, ये 1800 अच्छा प्रॉफिट चेंज होगा ना, हाँ। कितना आएगा ये? अच्छा 3, ठीक है। दैट वाज टी वाई के 4, ठीक है। फाइन, विल गो टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। डाइल्यूटेड ईपीएस अपना कवर हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शंस वारंट्स। ऑप्शंस या वारंट्स क्या होते हैं? शेयर ऑप्शंस, शेयर वारंट्स। ईसॉप इज अ टाइप ऑफ शेयर ऑप्शन, बराबर। तो क्या होता है इसमें? ईसॉप का एग्जांपल पकड़ के अगर डिफाइन करना रहेगा ऑप्शन या वारंट को, तो इसमें क्या होता है अपने पास? ऑप्शन टू कन्वर्ट राइट इनटू इक्विटी। वो तो कहना है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जैसा ही हो गया। है भी वैसे सिमिलर ही दोनों कॉन्सेप्ट। वहाँ मतलब पैसा वगैरह कुछ देना पड़ता है या फ्री मिलता है? नहीं, उल्टा। पोटेंशियल इक्विटी शेयर में डिबेंचर को खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, कन्वर्जन पे फ्री में मिलता है तुमको। हाँ, और ऑप्शन में तुमको थोड़ा मतलब थोड़ा सस्ता रहता है नॉर्मली ऑप्शन, बट तुमको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, दिस इज ऑप्शन टू परचेज शेयर्स एट फ्यूचर डेट, बराबर। We can say it is similar to potential equity share, बट क्या फर्क है? It is similar to potential ordinary share, but here funds will have to be paid to exercise, ठीक है। आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का फ्री में नहीं मिलता है। आपने बोला हाँ चलो दे दो, तो दे नहीं देगा आपको, उसके सामने थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। हाउएवर नॉर्मली ऑप्शन प्राइस इज लिटिल लोअर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। ये सब इसका बेसिक मीनिंग हो गया। अपना पॉइंट है इसका डाइल्यूटेड ईपीएस से क्या लेना देना है या फिर बेसिक ईपीएस से क्या लेना देना है। तो फर्स्टली इसका बेसिक ईपीएस से कोई लेना देना नहीं है, इसका डाइल्यूटेड ईपीएस से लेना देना है। अभी डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होगा, देखो, अगर मेरे पास एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होता है तो ये बेसिक ईपीएस से इसका लेना देना ही नहीं होता है, डाइल्यूटेड से होता है। तो ये भी एक तरीके से पोटेंशियल शेयर ही है, इसीलिए इसका कंसिडरेशन डाइल्यूटेड में आ रहा है, बेसिक में नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का क्या कंसिडर करते हैं अपन डाइल्यूटेड में? लेट अस से एक नॉर्मल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, तो डाइल्यूटेड में क्या करते हैं अपन? मान लेंगे कि वो एक्चुअली शेयर बन जाएगा। वैसे ही एक ऑप्शन को अपन क्या कंसिडर करेंगे कि वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ मानेंगे अपन, ठीक है। बट अपन उसको एक्चुअली कन्वर्ट, आप लोग ने जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का भी कॉन्सेप्ट किया था, तो आप हर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर कर रहे थे क्या? वर यू कंसिडरिंग एवरी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर एज पार्ट ऑफ योर डाइल्यूटेड ईपीएस? कि कोई टाइप ऑफ पोटेंशियल इग्नोर भी होते हैं? हर कन्वर्टेबल डिवेंचर को आपको बेसिक के डाइल्यूटेड के कैलकुलेशन में लेना ही पड़ेगा क्या? कि कोई टाइप के कन्वर्टेबल डिवेंचर या पोटेंशियल को आप बाहर भी रखते हो?
नहीं, अगर वो डाइल्यूटिव है तो ही लेते हैं अपन, अगर वो एंटी डाइल्यूटिव निकला तो फिर नहीं लेते अपन। लेटेस्ट से आपका इंटरेस्ट जितना आपने सेव किया दैट इज डिवाइडेड बाई आपके नंबर ऑफ शेयर जितना कन्वर्ट होके आए। अगर ये बेसिक ईपीएस से ज़्यादा निकला तो थोड़ी अपन इसको कंसिडर करेंगे, समझ रहे हैं आपको। सो बेसिकली द पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ऑल्सो हैज़ टू बी डाइल्यूटिव टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। तो माई क्वेश्चन बेसिकली इज शेयर ऑप्शंस डाइल्यूटिव है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से। नहीं, कॉन्सेप्चुअली भी अगर पूछूं तुमको तो हाउ डू यू नो वेदर दिस क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन इज डाइल्यूटिव और नॉट? बिकॉज मैं तुमको क्यों पूछ रहा हूँ, तुम लोग पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में बहुत इजी टेस्ट मारते थे। क्या इजी टेस्ट मारते थे? चेंज इन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन डिनोमिनेटर। ऑप्शंस में विल देयर बी एनी चेंज इन अर्निंग्स? उन्होंने एक्सरसाइज किया तो कोई इंटरेस्ट सेव होगा ऐसा कुछ थोड़ी होगा। ऑप्शंस पे आप वैसे भी इंटरेस्ट नहीं देते, कुछ नहीं करते। ऑप्शंस अगर कन्वर्ट होगा तो एक ही चीज होगा, क्या एक ही चीज होगा? शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन न्यूमरेटर ड्यू टू ऑप्शंस। तो ये थोड़ा सा ना टेंशन की बात है, बिकॉज यहाँ पे आप फॉर्मूला से देखने जाओ तो एवरीथिंग विल सीम डाइल्यूटिव, बट दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर। उसीलिए मैं आपको फिर से कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चलता है कि कोई ऑप्शन डाइल्यूटिव होता है कि नहीं होता है? सर वो बाद में जो रिजल्टेंट ईपीएस आता है वो कम हो जाता है। वो कम ही होगा हमेशा ऑप्शंस में। तो डज दैट मीन एवरी टाइप ऑफ ऑप्शन इज डाइल्यूटिव? ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है। एक्सरसाइज का प्रोबेबिलिटी नहीं, उससे मैटर नहीं करता। अपन डाइल्यूटिव में अज्यूम करेंगे एक्सरसाइज होगा ही, अपना वर्स्ट केस अजम्पशन है। नॉन डाइल्यूटिव का ऑप्शन है, मतलब एग्जांपल क्या होगा? वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ऑप्शंस को मैं कैसे कैटेगराइज करूँ। इसमें क्या दो टाइप हो सकता है कि एक डाइल्यूट करता है ईपीएस को, एक नहीं करता है ईपीएस को? सर डाइल्यूट मतलब वही ना कि जो ईपीएस को कम करता है। यस। तो मतलब ऐसा कुछ रहेगा जिसकी वजह से अर्निंग्स भी वही अमाउंट से इंक्रीज होगा और शेयर्स भी मतलब वही प्रोपोर्शन से, जिसमें बेसिक इंक्रीज होता है। हाँ। तो वो कैसे हो सकता है? ऑप्शंस ऐसा कुछ का रहेगा। ऑप्शंस का एज सच तो कोई न्यूमरेटर इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपके पास समझो आपने दो लोगों को ऑप्शन देके रखा है कि भाई तुमको शेयर खरीदना है तो खरीदो। वो लोग ने ना बोला तो भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग ने हाँ बोला तो क्या होगा? वो तुमको कोई प्रॉफिट देने वाले हैं क्या आके? नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट माई PNL, दे आर ओनली गोइंग टू इंक्रीज माई शेयर्स इन द डिनोमिनेटर। तो ऐसे देखा जाए तो हर ऑप्शन डाइल्यूटिव लगता है, बट दैट इज नॉट द ट्रू स्टोरी। आपका ऑप्शन डाइल्यूटिव कब होता है? इफ option price is less than market price and if option price मतलब एक्सरसाइज प्राइस या जो भी बोलते हो is more than market price, यहाँ पे it will be always considered dilutive, यहाँ पे it will be always considered anti dilutive। ऑप्शन प्राइस ज़्यादा रहेगा तो वो लेंगे। लेटेस्ट से उसने लिया तो भी तो अपने को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट नहीं दिखेगा आपको, आपको कैपिटल मिलता है। दिस इज बेसिकली अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो इट विल बी सिमिलर टू अ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल, बराबर। आप मेरे को समझा सकते हो कि मैंने ये बेसिस पे कैसे डिसाइड किया कि ये डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है? ये क्या बेसिस हुआ टू डिसाइड वेदर द ऑप्शन इज डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव? मार्केट से प्रीमियम, मार्केट में ज़्यादा प्राइस रहेगा तो प्रीमियम। नहीं, वैसा नहीं, बहुत बहुत सिंपल सा रीजन है एक्चुअली। इससे रिजर्व बढ़ेंगे। मे बी, हाँ, मतलब दैट इज नॉट द रीजन, लेकिन दोनों से रिजर्व बढ़ेंगे। सी, इवन इफ माई ऑप्शन प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस इट कैन स्टिल बी मोर देन फेस वैल्यू। रिजर्व्स तो वैसे भी बढ़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम तो आ ही जाएगा, तो नॉट द रीजन। ऐसे ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरिया इज दिस टू डिसाइड एंटी डाइल्यूटिव की डाइल्यूटिव? बताओ मैं आपको क्या हो रहा है। आप लोग जब ऑप्शन प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, ठीक है, तो आपने फ्रेश इशू किया
व्हेन दे एक्सरसाइज ऑप्शन, अगर 3 लोग आके बोलते हो कि भाई मेरे पास वो ऑप्शन था, मैं तुमको हाँ बोलता हूँ अब मुझे शेयर दे दो, तो तुम पहले उनको क्या बोलोगे? तुम मुझे ऑप्शन प्राइस जितना पैसा दे दो तो मैं तुमको शेयर दे दूंगा, ठीक है। अभी आप समझो कि आपका मार्केट प्राइस 100 रुपये है शेयर का, मतलब आप फ्रेश इशू करोगे तो यू डिजर्व हाउ मच मनी? 100 रुपीज, बराबर। इफ आई गेट द डिजर्व्ड मनी, ध्यान से समझो, इफ आई गेट द डिजर्व्ड मनी, will I be able to maintain my basic EPS? नॉर्मली क्या आंसर रहेगा आपका? I should be able to। देखो मेरा अर्निंग्स पर शेयर है लेट अस से 20 रुपीज, ठीक है, मैं पर शेयर होल्डर को 20 रुपये कमा के देता हूँ। ये इस अजम्पशन पे है कि मेरे को पर शेयर मेरा शेयर होल्डर मेरा ट्रू वैल्यू मुझे प्रोवाइड भी कर रहा है। अगर वो मुझे पर शेयर 100 रुपये देने को तैयार है तो मैं उसको 20 रुपये देने को तैयार हूँ, बराबर है। नाउ लेट अस से देयर इज अ सिनेरियो, अभी आपको एक चीज समझा कि अपन ये कंपनी 20% का प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी रखता है, आप इसके हाथ में 100 रुपये दो तो आपको 20 बना के देता है ये, ठीक है। नाउ लेट अस से अपन लोग ने लेफ्ट वाला सिनेरियो सेलेक्ट किया। लेफ्ट वाले सिनेरियो में क्या हो गया? आपका ऑप्शन प्राइस मार्केट प्राइस से कम है, मतलब वो बंदा आपको आपका शेयर खरीदने के लिए 100 रुपये नहीं देगा, कितना देगा? लेट अस से 80 रुपये ही देगा। वो आपको 80 रुपीज देगा, तो आप उसका 80 रुपीज लेके प्रॉफिट कितने से बढ़ा पाओगे? 16 से, मतलब 80 का 20% 16 से बढ़ा पाओगे। सो व्हाट विल हैपन इज, आपका देखो अभी करंट सिनेरियो क्या है मेरे फालतू से एग्जांपल में, इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि एक ही शेयर है, ठीक है, मेरा 20 रुपये का अर्निंग्स है और उसमें एक ही शेयर है, तो मेरा ईपीएस भी 20 रुपये हुआ। अब क्या हो गया? ऑप्शन एट 80, ठीक है, उसने मेरे को 80 रुपये में उसका ऑप्शन एक्सरसाइज करा, तो 80 रुपये मिलेगा। तो इवन दो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे वाह एक शेयर पे एक शेयर ऐड हो गया, बट कहने से वो दूसरे शेयर के सामने मुझे 100 नहीं मिला, तो वो पहले शेयर के 20 जैसा मैं दूसरे शेयर पे 20 नहीं दे पाऊंगा। नाउ आई विल ओनली बी एबल टू गिव हिम हाउ मच? 16। 80 का 20%, मैं 20% कमा लेता हूँ जो भी कैपिटल मेरे हाथ में मिलता है उस पर। तो अब मेरा ईपीएस क्या होगा? कैन यू सी इट इज डाइल्यूटिंग? ऑब्वियसली अगर मेरा ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस है 150, तो मैं जो पहले शेयर पे, क्योंकि वो 100 रुपये का था, मैं उस पर 20 कमा रहा था, मेरा जो दूसरा शेयर है वो 150 का है, उसका 20% कितना होता है? 30, 15 2 30, तो अब मैं 50/2, मेरा ईपीएस आप देखोगे तो 25 हो जाएगा। तो कैन यू डायरेक्टली सी द इम्पैक्ट ऑफ ऑप्शन प्राइस एंड मार्केट प्राइस, एंड कैसे मेरा वो डीपीएस को डाइल्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है? समझा आपको प्रॉपरली? यू कैन हैव वन मोर आर्ग्यूमेंट। अच्छा सर, लेट अस से उसने ऑप्शन एक्सरसाइज 80 पे किया। द प्रॉब्लम यू कैन हैव विथ मी इज दिस इज वेरी आइडियलिस्टिक। उसने ऑप्शन 80 पे एक्सरसाइज किया, आप नॉर्मली 100 पे 20 कमा के देते हो, तो आपने पहले वाले शेयर पे 20 कमाया। अभी इस बार आपका मार्केट ग्रोथ हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपका मार्केट ग्रोथ हो गया बहुत ज़्यादा, तो इस बार क्या हो गया कि आपका एक एक शेयर पे मैं लेटेस्ट से 30% कमा पा रहा हूँ। तो मैं 20 and 16 की जगह 30 and 24 कमा लिया, तो दिस बिकम्स व्हाट? 54/2 विच इज हाउ मच? 27। तो यू कैन आर्ग्यू कि सर यहाँ तो मेरा ईपीएस बढ़ गया ना, वो बट ऑप्शन की वजह से बढ़ा कि आपके परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ा? आपके परफॉर्मेंस तो हमेशा आपका ईपीएस इंपैक्ट करेगा ही, बराबर, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ थिंग हियर। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका परफॉर्मेंस की वजह से ईपीएस बढ़ा है, बट ऑप्शंस ने स्टिल उसको नीचे खींच के लाया। मैं बताऊँ कैसे? अगर आपको 80 की जगह 100 ही मिलता, तो आप यहाँ पे 30 + 24 नहीं, 30 + 30 कमाते थे, तो आपका ईपीएस 54/2 नहीं, 60/2, 27 नहीं, 30 होता था। आपका ईपीएस ऐसा डाइल्यूट नहीं हुआ है, मत देखो, ऐसा डाइल्यूट हुआ है, देखो। समझा आपको मैं क्या बोलने ट्राई कर रहा हूँ? इसमें परफॉर्मेंस मिक्स करके मतलब नहीं है, फिर वो कंपेरेबल नहीं रहेगा, या फिर कंपेरेबल करना है तो 27 और 30 को करो, फिर भी डाइल्यूट हुआ है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जितना आपका बेसिकली कैपिटल वर्थ है, उतना अगर आपको नहीं मिल रहा है हाथ में,
तो आपका ईपीएस ऑब्वियसली डाइल्यूट होगा ही, ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ कैपिटल इन योर हैंड्स, योर ईपीएस विल डेफिनेटली डाइल्यूट। सो दैट इज वाई अगर आपको सस्ते में कैपिटल आपका इशू करना पड़ रहा है, दैट विल इवेंचुअली डाइल्यूट योर ईपीएस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लो ये। हाँ सिर्फ शेयर का ये डिनोमिनेटर ही बदलता है, अर्निंग्स तो तुमने पहले बोला था बदलता नहीं, तो ये हम क्या प्रोसेस ये अजम्पशन है कि मतलब आपका डाइल्यूट, अगर आपके पास सस्ते में ऑप्शंस देने का कोई किसी ने आपके ऊपर राइट जमा के रखा हुआ है, तो आई नो दैट दैट इज गोइंग टू हर्ट माई करेंट शेयर होल्डर्स। बिकॉज क्या होगा, सामने वाला जब आएगा, मेरा पोटेंशियल की जगह एक्चुअल बन के जब मेरे पास आएगा, वो मेरे एक शेयर होल्डर के जितना ही सामने सेम राइट से वो भी एक बंदा खड़ा हो पाएगा, बट मेरा एक शेयर होल्डर मेरे को 100 दिया था, वो सिर्फ 80 दे के वहाँ पे खड़ा हो पा रहा है। तो आई हैव टू वॉर्न माई शेयर होल्डर्स कि ये जो नया पब्लिक आएगा, ये लोग फेयरली नहीं आ रहे, तो ये लोग आपका ईपीएस नीचे लेके जाएंगे। दैट इज वाई इट इज डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। ये एग्जाम्पल छापो। जल्दी हाँ, ओ अच्छा, नाउ इज दैट जल्दी। हाँ, सर ऊपर की बात लिख। आप लोग का भी लिखना बाकी है सब। कितना ऊपर से बाकी तेरा? पूरा इनको लिख ओके ओके। लिखा एग्जाम्पल? आप सबका हुआ ये वाला लिख के ऊपर का? काम कर, फोटो ही ले ले। लिया? चल। Now let us see how to find out how much is the dilutive element। अपन लोग को डाइल्यूट हो रहा है ये समझा ईपीएस, अब उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। अभी ऐसा मेरा ही एग्जांपल देखो, मेरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, कैनाई से आप एक शेयर 100 का इशू करते हो, बट वो सामने वाला बंदा, खराब बंदा आके एक शेयर 80 में ले जाता है आपसे, तो आपको कम कैपिटल मिल रहा है, जिससे आप कम नेट प्रॉफिट कमाओगे, तो आपका ईपीएस डाइल्यूट होगा। ओके, तो इन अ वे अगर आप एक शेयर 100 का देते हो और एक बंदा बोलता है कि नहीं मैं 80 रुपये ही दूंगा, तो आप फेयरली उसको कितना शेयर्स देने चाहिए? 0.8 शेयर देना चाहिए आप एक्चुअली। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, मैं कुछ कैलकुलेट करने ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको बोलते हो कि आप एक शेयर आपका 100 रुपये का वर्थ है और एक बंदा आके नाटक करते नहीं भाई मैं तो तुमको 80 रुपये ही दूंगा,
तो आप आइडियली उसको कितना शेयर देना चाहिए था, 0.8 शेयर ही देना चाहिए था आप उसको, बट आप दे कितना रहे हो, एक पूरा शेयर दे रहे हो. हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स आर यू गिविंग हिम? This 0.2 shares that you are giving for free, this is diluting your EPS. कैलकुलेशन में हम इसको इस तरीके से लेंगे, समझा आपको? ये 0.2 शेयर्स जो आप फुकट में बांट रहे हो, ये आपका EPS डाइल्यूट कर रहा है. तो डाइल्यूटेड EPS कैसे कैलकुलेट करने का? आपका नेट प्रॉफिट जो है वो है, इस ट्रांजैक्शन से नेट प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ता है, नेट प्रॉफिट पे फ्यूचर में फर्क पड़ेगा, बराबर? तो मैं न्यूमरेटर को फिलहाल कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं जैसा है वो रखूंगा. डिनोमिनेटर में मेरा जो नॉर्मल शेयर है वो है, मैं उसमें ऐड करूंगा द फ्री वाला एलिमेंट, एंड दिस विल बी माय डाइल्यूटेड EPS. समझा आपको? देखो, आई नो कि मेरा EPS डाइल्यूट हो रहा है, बट ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी है कि आप 80 रुपए दोगे तो उस पर 16 रुपए कमाएगा, उस वजह से EPS इतना होगा, कैन आई से दिस इज कैसा बोलते हैं, दिस इज बहुत ज्यादा ही वेग कैलकुलेशन है. इससे अच्छा थोड़ा कैलकुलेशन को रियल करने का तरीका क्या है कि आप नेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी रेट, इतना सब फ्यूचर अज्यूम करने की जगह आप क्या अज्यूम करो कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो है, आपका एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी जो है वो है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा 80 वाले में मेरा ऑप्शन में मेरा EPS 18 जाके डाइल्यूट हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को. एज अ बेटर सिनेरियो में क्या करूंगा, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 20, मेरा एक्चुअल एक शेयर, और इसमें मैं ऐड करूंगा 0.2 जो मैं फ्री में बांट रहा हूँ. ठीक है, तो दिस विल गिव मी हाउ मच, 20 by 1.2. वो 18 से मैच होगा ऐसा नहीं है, 16.66 आएगा, दैट विल बी योर डाइल्यूटेड EPS. क्यों मैच नहीं होगा? बिकॉज ये नीचे वाला EPS इस अजम्पशन पे कि उस पर जब प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा. आई एम ट्राइंग टू से कि वो वाला प्रॉफिट जब आएगा तब अपन देखते हैं. आई एम सेइंग कि करंटली आपने उनको फ्री फोकट का माल कितना प्रॉमिस किया हुआ है, वो आपका गलती है, तो उसको मैं डिनोमिनेटर में ऐड करूंगा, दैट विल बी माई डाइल्यूटेड EPS. ठीक है, मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि अभी जो आप 20 रुपए कमा रहे हो ना, वो आपका नहीं है पूरा, उसमें से 0.2 वाला जो फ्रैक्शन है वो फ्री वाले लोग आपसे फुकट में लेके जाएंगे बिना कैपिटल दिए. दैट इज वॉट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन दैट फॉर्मूला. समझा आपको? तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन में कैसे लिखेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द फ्री एलिमेंट, फाइंड आउट द फ्री एलिमेंट. आप फ्री में कितना शेयर बांट रहे हो, कैसे करने का? ठीक है, आपका नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू ऑप्शन प्राइस विच इज नॉर्मली लोअर देन मार्केट, बराबर? इसको आप दो टुकड़ों में बांटोगे. क्या दो टुकड़ों में बांटोगे? यू विल मल्टीप्लाई कि अगर आप एक्चुअल मार्केट प्राइस पे इसको इशू करते तो आपको कितने शेयर्स में काम हो जाता आपका. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको पूछा कि वो 80 रुपए ही दे रहा है तो आपको कितना देना चाहिए, 0.8 शेयर्स ही देना चाहिए. तो एवरेज मार्केट प्राइस इनटू लोअर नंबर ऑफ शेयर्स करोगे आप, बराबर, प्लस आपका जो बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स है, 0.2 वाला जो आंसर है मेरा, वो कितने से मल्टीप्लाई होगा, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होगा. ये है वो फ्री वाला एलिमेंट, बराबर. और ये फ्री वाले एलिमेंट को करना क्या है, यू हैव टू कंसिडर इन डाइल्यूटेड EPS, बराबर. जो अपन ने 0.2 का कैलकुलेशन है वो मैंने खाली लिखा है ऐसा फ्लो चार्ट वे में. लिखा? जस्ट राइट वन लास्ट थिंग इसमें कि आपका
ईसॉप अगर आपका कंपनी देता है तो उसका जो ईपीएस पे इम्पैक्ट आता है, इट इज कवर्ड इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ईसॉप्स के वजह से जो आपको सस्ते में शेयर बांटने पड़ते हैं, उसका जो ईपीएस का इम्पैक्ट आता है वो यही कॉन्सेप्ट कवर करता है। ईसॉप रिलेटेड इम्पैक्ट कवर्ड हियर। तुम्हाला कड़लं क्या, नहीं जाने दो, समझा तुमको। विल डू, अपने पास थोड़ा कम टाइम है बट अपन इस पे एक इलस्ट्रेशन भगाते थोड़ा, सो दैट अपने को फिगर्स के साथ समझे। इलस्ट्रेशन 10। ठीक है, फट से पढ़ते हैं इसको। ऑन 31st December X7 and X8 share capital was 40 lakh shares of 25 each. The entity granted options that give holders the right to subscribe for ordinary shares between Y6 and Y9. This is some both future के years at 70 per share. Options outstanding on 31st December X7 and X8 were 6,30,000 number of options है। आप उनको 70 रुपीज पे आपका 6,30,000 शेयर्स खरीदने दे रहे हो। There were no grant, exercise or lapse of options, ठीक है। Profit after tax etc is 5 lakh and 6 lakh respectively. Average market price एक साल 120 था, अगले साल 160 था। Calculate basic and diluted EPS। बेसिकली आप उनको ईयर एंडेड X7 के हिसाब से 120 का शेयर 70 में लेने दे रहे हो, ईयर एंडेड X8 के हिसाब से 160 का शेयर 70 में लेने दे रहे हो। तो जितना आप उनको एक्स्ट्रा शेयर फुकट में बांट रहे हो, दैट इज व्हाट यू विल ऐड इन योर डिनोमिनेटर इन डाइल्यूटेड ईपीएस इन रिस्पेक्टिव ईयर्स। करते हैं इसको साथ में सॉल्व, ठीक है। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक में तो कुछ सोचना ही नहीं है। बेसिक ईपीएस X7 X8 31st December X7 X8 दोनों का अर्निंग्स कितना है, 5 लाख और 6 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 40 लाख 40 लाख दोनों साल में। तो बेसिक ईपीएस कितना हुआ, 0.125 और 0.15 होगा ना, ये 4 का, ठीक। नाउ फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। अगेन X7 एंड X8, इसमें आपका हाउ मच कैपिटल आर यू लुकिंग टू रेस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू प्राइस दोनों सालों में कितना है, कैन आई से इट इज 6,30,000 इंटू 70। इतना आप कैपिटल उठाने देख रहे हो उनसे, कितना आएगा दोनों साल में, 441 और 5 से ऐसा, 441। ठीक है। बट आपका एवरेज मार्केट प्राइस जो है X7 और X8 में कितना है, 120 और 160, बराबर। तो बेसिकली व्हाट वुड हैव बीन नंबर ऑफ जेन्युइन शेयर्स जो आप उनको इशू करना चाहिए, समझ रहे हैं आपको क्या पूछने ट्राई करो, कितना शेयर्स में उनको निपटा लेना चाहिए था, आपको कितना शेयर में निपटाना चाहिए था, 141 एंड 160 कितना कितना, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स विच यू शुड हैव गिवन टू देम। आप 365 एंड इतना शेयर देना चाहिए था, ठीक है। हाउएवर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी गिवन इज मच एक्स्ट्रा,
आप उनको दोनों दोनों साल 6,30,000 शेयर देने का बात कर रहे हो, बराबर। सो व्हाट इज द फ्री शेयर्स दैट हैव बीन गिवन। कितना कितना मुफ्त बांट रहे हो उनको, ये तो 262,500 होगा, 354 375, ठीक है, ये फ्री शेयर्स है। तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस कैसा दिखेगा, इट विल बी 5 लाख और 6 लाख, उस पर तो कुछ नहीं चेंज होएगा, डिवाइडेड बाय 40 लाख प्लस इधर 262,500, इधर 354 375, बराबर। कितना आता है डाइल्यूटेड ईपीएस, जितना मुफ्त में शेयर बांटा वो डिनोमिनेटर में ऐड किया अपन ने, 1.08 कैसे आ रहा है, इधर ही पॉइंट में आ रहा था। 42,62,500। सेकंड में was 0.138. हम्म, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11 भी उड़ा के जाएंगे अपन, एकदम सिमिलर है, एकदम सिंपल है, टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके लिए। उसमें एक ही साल भी है, हाँ बोल ना, बोला किसी ने, तू सॉरी बोलती है क्यों, खांसने के बाद में सारे बन जाते हैं। मेरे को लगा खाली चीखने के बाद बोलना होता है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विट, तो सॉरी पूरा बोलना, मेरे को जो सॉरी सुने देते मेरे को सर जैसे सुने देता हूँ, ठीक है। तुम्हारा प्रॉफिट देखो 12 लाख है, तुम्हारे पास शेयर्स 5 लाख है, तुम्हारे पास एवरेज मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ है, तुम 1 लाख ऑप्शंस बांट रहे हो 15 ही रुपये में। सिंपल वे में बताओ मेरे को, एक्स्ट्रा शेयर कितना बांट रहे हो उनको, 1 लाख शेयर देने की जरूरत नहीं थी उनको, आपको। हम्म, 75,000, तो आप 75,000 शेयर देके उनको निपटा सकते थे, आप लोग उनसे 1 लाख शेयर दे रहे हो, 25,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट इज द डाइल्यूटिंग एलिमेंट, बराबर। चलो फट से इसको लिखते हैं, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड। बेसिक बहुत ही बेसिक, 12 लाख बाई 5 लाख, दिस इज व्हाट 2.4 है ना, ओके। डाइल्यूटेड के लिए आप लोग को कैपिटल रेस करने की इच्छा है 1 लाख ऑप्शंस इनटू 15 रुपए पे, बराबर। 15 lakhs is what you wish to raise as capital in a way, but you could have raised it at ₹20 by only 75,000 options या shares. So therefore at free आप 25,000 एक्स्ट्रा शेयर इशू कर रहे हो, जरूरत ही नहीं था आपको, तो दैट इज योर डाइल्यूटिंग एलिमेंट। तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस बनेगा 5 लाख डिवाइडेड बाई, अरे सॉरी 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख प्लस 25,000, कितना होता है, ठीक है। We are done with options also, we stop for the day.